यहाँ एक शादी हो रही है जिसमें दूल्हा दुल्हन बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं। शादी के बाद इन लोगों ने दुल्हन की मां से आशीर्वाद लिए पूरा परिवार साथ में फोटो खिंचवाते हैं। मगर ये परिवार सिर्फ दिखने में खुश लग रहे हैं या खुश होने की नाटक कर रहे हैं। उस समय सोनम राजा रघुवंशी केस के चर्चे हर जगह हो रहे थे। वैसे ही ये केस पूरे तेलुगु स्टेट को हिलाकर रख दिया है। हर लोगों की नजर सोनम राजा रघुवंशी केस पर थी कि आगे इस केस में क्या सच्चाई सामने आने वाली है। वैसे ही कातिलों ने इस केस के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिए हुए थे ताकि इस केस से प्रेरणा ले सके कि जो गलती सोनम सहित बाकी आरोपियों ने की वह गलती ये लोग यहां ना कर बैठे। ये वाला केस अपने आप में ही एक अजीब रहस्यों से घिरा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐश्वर्या तेजेश्वर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना स्टेट के जोगुलनामा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आने वाले राजविधि नामक एरिया से। इसी के पास गणता नामक एक गली पड़ती है जहां एक आलीशान मकान है और यहीं पर रहते थे 32 साल का गणता तेजेश्वर। साथ ही इनका एक छोटा सा परिवार था। पिता गणता जयरामलू, मां शकुंतला, भाई तेजवरण जो दोनों जुड़वा भाई थे, और बहन सुषमा। ये एक प्राइवेट डांसर और प्राइवेट लैंड सर्वेक्षक थे, यानी कि जमीन को मापने वाले थे। वो जमीन का मापन करके बाउंड्री खिंचवाते थे ताकि बाद में दो भाइयों या किसी और के साथ जमीनी विवाद ना हो। इस काम के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिए थे। भले ही सरकारी नौकरी नहीं था मगर प्राइवेटली इस काम को कर सकते थे। जमीन मापन करने से पहले यह एक डांस टीचर थे। बच्चों को डांस सिखाते थे और उन्हीं से इनका घर परिवार का जीविका चलता था। डांस तो इनका पैशन हो गया था मगर जमीन का मापन करना इनका काम। बहुत ही कड़ी मेहनत मशक्कत करके इस घर को बनवाया था। ये लोग जहां रहते थे यानी कि गढ़वाल में, यहां से 60 किलोमीटर दूर कुरनूल नामक एक जिला पड़ता है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह केस दो राज्यों के बीच चलता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अब कुरनूल जिले के करोल अर्बन नामक एरिया के जानकी नगर में एक और परिवार रहता था। इस परिवार में दो लोग रहते थे, मां सुजाता और इनकी 25 साल की बेटी ऐश्वर्या। अब ऐश्वर्या के पिताजी और उसके छोटे भाई कहां गायब हुए यह आपको इस केस में आगे मालूम पड़ेगा। मां सुजाता घर के खर्चों को चलाने के लिए NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में काम करती थी। मतलब कि वहां झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करती थी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, पिता भी नहीं थे। इसी वजह से बेटी ऐश्वर्या मात्र 10वीं तक ही पढ़ाई करके उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कभी कभी मां बीमार पड़ जाती तो बेटी काम पर जाकर अपने मां की जगह वहां काम करती थी NBFC में। अब दूसरी तरफ तेजेश्वर के घर वाले अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करने में लग जाते हैं। फैमिली, रिश्तेदार, अपनी जान पहचान के लोगों हर किसी को बोल दिया कि मेरे बेटे के लिए एक अच्छा दुल्हन देख कर बताओ। इधर ऐश्वर्या के कुछ रिश्तेदार गढ़वाल इलाके में भी रहते थे। गढ़वाल के जम्मी चेड़ू नामक गांव में ऐश्वर्या का नानी का घर था। यहां पर मां बेटी हमेशा आते जाते थे और यहां से तेजेश्वर का घर ज्यादा दूर भी नहीं था। अब तेजेश्वर की रिश्ते की बात ऐश्वर्या के नानी के घर तक भी पहुंच जाती है। सुजाता भी मन ही मन अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए लड़के ही ढूंढ रही थी, इसलिए यह लोग तेजेश्वर के घर कॉल करते हैं। थोड़ी बात होती है जिसके बाद यह लोग खुद अपनी बेटी की रिश्ता लेकर तेजेश्वर के घर जाते हैं। यह 2024 लास्ट महीने की आसपास की बात है। घर के बड़े बुजुर्ग मिलकर शादी के सारी चीजों को तय करते हैं। पहली मुलाकात में ही तेजेश्वर को ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा पसंद आई। दिसंबर 2024 में इनकी सगाई हो गई। इसके बाद शादी की डेट निकली फरवरी महीने की 2025 में, मगर कुछ पैसों की प्रॉब्लम की वजह से इस शादी की डेट को आगे और शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर इनकी शादी की दूसरी डेट निकली 18 मई 2025 की। इस दिन बिचुपली के अंजनेय स्वामी मंदिर में तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी होती है। इस शादी को बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया गया। दूल्हा दुल्हन बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। इसके बाद ऐश्वर्या अपने ससुराल चली आई। यहाँ 1-2 दिन रहने के बाद ऐश्वर्या अपने माई के यहाँ कलूर चली जाती है, शादी के बाद की कुछ बाकी रस्मों को निभाने के लिए। कुछ ही दिनों के बाद ऐश्वर्या फिर अपने ससुराल चली गई। मायके और ससुराल के बीच दूरी ज्यादा नहीं थी, 60 किलोमीटर था। तो ऐश्वर्या का मायके से ससुराल, ससुराल से मायके हमेशा आना जाना लगा रहता था। कभी कभी तो तेजेश्वर उसके साथ खुद उसे ड्रॉप करके जाता है, तो कभी ऐश्वर्या खुद ही चली जाती। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर अब आती है वो तारीख जिसके बाद तेजेश्वर के परिवार की पूरी लाइफ बदल जाती है। इन लोगों ने अपने सपनों में कल्पना तक नहीं किया होगा कि मासूम दिखने वाली मेरी घर की बहू हम लोगों को ऐसा दिन भी दिखाएगी। तेजेश्वर को हमेशा जमीन का मापन का कॉल आते ही रहते थे और तेजेश्वर को जाना पड़ता था। कई बार तो वो काफी दूर भी चले जाते थे, मगर जैसा भी हो सुबह जाते शाम तक घर चले आते थे।
17 जून 2025 की सुबह ही तेजेश्वर अपनी बाइक लेकर आम दिनों की तरह काम के लिए घर से निकल जाते हैं। आज तेजेश्वर को कई सारे जगह पर जाकर भूमि मापन का काम करना था। अब धीरे धीरे शाम हो गई। तेजेश्वर को घर लौटने का समय भी हो चुका था। इस समय तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या अपने ससुराल में ही थी। सभी लोग घर पर तेजेश्वर का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर तेजेश्वर घर पर नहीं आता। घर वालों ने कॉल भी करने की कोशिश की, मगर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब घर के लोग परेशान होने लगे। वह अपने कांटेक्ट के लोगों, रिश्तेदार, तेजेश्वर के दोस्तों, हर किसी से तेजेश्वर के बारे में पूछा गया। तेजेश्वर का भाई तेजवर्धन भी अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो जाकर कई दोस्तों से पूछते हैं। तेजेश्वर जहां डांस सिखाता था उन लोगों से भी पूछताछ की, मगर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। सारी रात बीत गई मगर तेजेश्वर घर नहीं आए। अब अगले दिन भाई तेजवर्धन सीधा गढ़वाल टाउन पुलिस स्टेशन गए और अपने भाई के गायब होने की कंप्लेन लिखवाई कि कल शाम से मेरा भाई घर नहीं लौटा और उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। शुरुआत में पुलिस वाले इस केस को नॉर्मल केसों की तरह ही देख रहे थे। घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की, तेजेश्वर से कब बात हुई, आखिरी बार उन्होंने क्या बोला, कब देखे गए थे, किसे मिलने जा रहे थे। अब पुलिस ने आसपास के स्टेशनों में नोटिस भेज दिया, तेजेश्वर नाम का व्यक्ति लापता है, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत बताएं। अब इन सारी चीजों में 3-4 दिन बीत जाते हैं। भाई ने 18 जून को रिपोर्ट लिखवाई थी। अब तारीख आ चुका था, यही 21 या 22 जून। गढ़वाल से लगभग 140 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में नांदयाल जिला पड़ती है। यही पनियम थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुगलीमेटा गांव में एक नहर है। नहर के पास ही में खेत था जहां कुछ ग्रामीण लोग काम कर रहे थे। काम के दौरान इन्हें अजीब सी गंध आनी शुरू होती है। पता नहीं ये किस चीज का गंध था। शायद झाड़ी में कई दिनों से कोई जानवर मरा पड़ा हो। इन लोगों से जब बदबू बर्दाश्त नहीं होती है तो यह लोग झाड़ी को हटाने के लिए जाते हैं। जैसे ही इन लोगों ने नहर के पास झाड़ी में जो देखा, उसे देखकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इन लोगों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल करके पुलिस को आने के लिए बोले। वहीं दूसरी तरफ गढ़वाल टाउन के पुलिस वालों ने तेलंगाना पुलिस स्टेशन के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी पुलिस स्टेशन में तेजेश्वर के गायब होने की नोटिस भेज दी थी। साथ ही यह लोग सीसीटीवी कैमरों का भी अच्छे से जांच कर रहे थे। पुलिस ने साइबर पुलिस की मदद से तेजेश्वर के फोन का लोकेशन निकाला। आखिरी बार फोन कहां बंद हुआ था, उन्हें लोकेशन मिलता है पिन्नापुरम लेक। 22 जून को जब सुगलीमेटा के लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले झाड़ियों में जाकर देखते हैं तो वे भी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी। लाश देखकर पता चल रहा था कि यह कई दिनों से यहां पड़ी है। लाश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरा भी नहीं पहचान में आ रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे इस लाश को कुरनूल के सदर अस्पताल भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। इस लाश की सूचना तुरंत गढ़वाल टाउन पुलिस स्टेशन को भेज दी गई। यहां का एसपी एक टीम भी बना चुकी थी तेजेश्वर की केस को सॉल्व करने के लिए। यह लोग तेजेश्वर की तलाशी में लगे हुए थे। अब वो टीम कुरनूल हॉस्पिटल पहुंचती है। यह लोग ऑलरेडी इस इलाके में आकर कुरनूल टाउन के सीआई और पन्यम पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जैसे कि तेजेश्वर का फोन का लास्ट लोकेशन पन्यम बताया था, वहीं आसपास के एरिया में ही यह लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। अब तेजेश्वर के परिवार वालों को कुरनूल हॉस्पिटल बुलाया जाता है। यहाँ हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप लोग आकर इसे पहचान कीजिए कि आपका लड़का है या नहीं। पहले तो इस लाश को पिता देखते हैं। वह देखते ही इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि यह मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मगर फिर हाथ में पहने कड़े और बाहों पर बने टैटू को देखकर इस लड़के की पहचान करते हैं। तेजेश्वर ने अपने बाह पर अम्मा के नाम से एक टैटू गुदवाया था। अब ऐसे में पिता रोते हुए अपने बेटे की पहचान करते हैं कि हाँ, यही मेरा बेटा तेजेश्वर है। मगर अब यहां पता नहीं चल रहा था कि आखिर तेजेश्वर के साथ यह सारा कुछ हुआ कैसे। डॉक्टर ने जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो मालूम पड़ा कि इसे धारदार हथियार से मारा गया है। गले के साथ कई सारे जगह पर ऐसे निशान पाए गए, मगर यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि यह कोई अनहोनी या जाने अनजाने में तेजेश्वर के साथ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा किया है। पुलिस अब तेजी से इस केस की जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं। तेजेश्वर जमीनों का मापन का काम करता था। इस काम में कई बार ऐसा होता था कि विपक्षी पार्टी गुस्सा हो जाते थे कि हमारे जमीन कैसे दूसरे में मिला सकते हो, और भली भांति हम लोग जानते हैं जमीनों का विवाद कितना बड़ा होता है। ऐसे में तेजेश्वर कई बार दो पार्टियों के बीच फंस जाते थे। अब इसी एंगल से पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। इधर अब तेजेश्वर के बॉडी मिलने वाले जगह इन्वेस्टिगेशन किया गया कि आखिर जिसने बॉडी को यहां फेंका होगा उसके रिलेटेड कोई सामान मिल जाए। पुलिस ने घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग जिससे भी हो सके उनसे पूछताछ की। कोई दुश्मनी हो, जमीनी विवाद, पैसों को लेकर लेन देन
या तो फिर किसी के साथ अचानक लड़ाई झगड़ा हुआ हो। गढ़वाल के पास पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। इसमें दिखा कि तेजेश्वर कार में बैठे पिछले सीट पर दो लोगों से बात कर रहा है। यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में बातचीत हो रही थी, जो देखने में ऐसा लग रहा था लेकिन तेजेश्वर इन दोनों को पहले से ही जानता हो। इसके बाद तेजेश्वर भी कार में बैठा और यहां से चला गया। कार में टोटल 4 लोग थे। एक तेजेश्वर जो ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बैठा था, दूसरा ड्राइवर और 2 लोग पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे। अब रास्ते के मुताबिक पुलिस आगे रोड पर लगी कैमरे की जांच की। मालूम पड़ा कि ये कार नन्न रोड टोल के पास दिखाई दी है। तेजेश्वर का फोन का लोकेशन भी टाइम के मुताबिक यही का बता रहा था। इसका मतलब है कि तेजेश्वर अभी भी इसी कार में बैठा हुआ है। पुलिस वाले जब घर वालों से बातचीत कर रहे थे तो बातों के दौरान पुलिस को मालूम पड़ा कि तेजेश्वर का विवाह महीने भर पहले 18 मई को हुई थी। शुरू में तो यह परिवार शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह लोग शादी का विरोध करने लगे। शादी का डेट फिक्स होने के बाद घर में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 18 मई की शादी थी। 13 मई को ऐश्वर्या अपने घर से गायब हो जाती है। वह बिना कुछ बताए चली गई। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐश्वर्या गई कहां। घर पर शादी की भागदौड़, मेहमान आ रहे थे और अब शादी को सिर्फ 5 दिन बाकी, पर दुल्हन ही गायब। ऐश्वर्या की मां बेहद परेशान हो जाती है। जब तेजेश्वर के घर वालों को पता चला तो वे भी ऐश्वर्या के घर पहुंचे और उसे ढूंढने में मदद करने लगे। लेकिन 16 मई को अचानक ऐश्वर्या सही सलामत घर लौट आती है। घर वालों ने उससे पूछा, तुम अचानक कहां गई थी, क्यों गई थी? ऐश्वर्या ने बताया कि मैं संपन्न परिवार से नहीं आती हूं, बड़ी ही मुश्किल से मेरी मां ने मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए हैं। ऐश्वर्या अपनी मां को दहेज के सामान जुटाते हुए देख रही थी। इस वाकया को देखकर ऐश्वर्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मां की मेहनत की कमाई मेरी वजह से किसी और के घर जाएगी। इसी वजह से दुखी परेशान होकर ऐश्वर्या बिना बताए अपनी सहेली के घर चली गई थी। इसके बाद दहेज को लेकर इस बारे में ऐश्वर्या तेजेश्वर से बात करती है। तेजेश्वर इसे समझाता है। ऐश्वर्या मान भी जाती है। ऐश्वर्या को बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि मुझे घर से भागकर घर वालों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था, उनकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए था। अब ऐश्वर्या की हरकतों को देखकर तेजेश्वर के परिवार वाले तेजेश्वर को बोल रहे थे कि तुम इस लड़की से शादी मत करो, इसका चाल चलन सही नहीं है। अभी से तो इसका यह हाल है, घर से भाग रही है, कल को शादी हो गई तो आगे क्या करेगी। लेकिन रोते हुए ऐश्वर्या तेजेश्वर को बोली कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद तेजेश्वर ऐश्वर्या की बातों में आ गया और अपने परिवार के खिलाफ जाकर इससे ही शादी करने की जिद करता है। इसके बाद इन्होंने मंदिर में जाकर शादी करने का फैसला किया। अब मजबूरन परिवार वालों को भी तेजेश्वर की बात माननी पड़ती है। अब पुलिस हर एंगल से तेजेश्वर के केस को लेकर जांच कर रही थी, मगर इन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तेजेश्वर का भाई पुलिस को एक और बात बताता है। शादी के बाद भाभी जब घर पर आई तो वह दिन भर अपने फोन पर ही लगी रहती थी। ना ही माता पिता से बात करती, ना ही नन्नत से और न ही भाई से, बस वह अपने फोन में ही लगी रहती। यहां तक कि जब भाई गायब हुआ था तो ऐश्वर्या थोड़ी सी भी दुखी नहीं दिख रही थी, बस वो अपना फोन लेकर अपने कमरे में ही बिजी रहती थी। 18 मई से लेकर 17 जून तक, यानी कि शादी वाले दिन से लेकर भाई के गायब होने वाले दिन तक, इन 29 दिनों में भाभी तो 15 दिन अपने मायके यहां ही रहे, मतलब कि अपने ही घर। कई बार बीच बीच में उसका आना जाना होता था। इस दौरान राजा रघुवंशी केस भी चल रहा था, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। अब यही केस पुलिस वाले और परिजनों के बीच आता है, कहीं वही मामला तेजेश्वर के साथ तो नहीं हुआ। अब इसी सोच के साथ पुलिस अपना फोकस ऐश्वर्या के ऊपर की और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की। ऐश्वर्या के फोन नंबर से इसका कॉल डिटेल्स को निकाला गया। फॉरेंसिक टीम और पुलिस तेजेश्वर की बाइक का जांच करते हैं। फिंगरप्रिंट्स जैसे छोटे छोटे एविडेंस को झूठाए जा रहे थे। अब इसी छानबीन के दौरान इन्हें तेजेश्वर के बाइक में जीपीएस ट्रैकर भी मिलता है। कोई खुद अपने ही बाइक में जीपीएस ट्रैकर क्यों लगाएगा? तेजेश्वर ऐसा किया होगा। परिवार वाले मना कर रहे थे कि तेजेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि तेजेश्वर के साथ जिन लोगों ने गलत किया उन्हीं लोगों ने इस जीपीएस ट्रैकर को लगाया होगा। तभी 17 जून को तेजेश्वर कृष्णा रेड्डी बंगलो के पास था तो अचानक वो कार आई और तेजेश्वर को अपने साथ बैठाकर ले गई। अब कार में बैठे लोगों के बारे में पता करने के लिए पुलिस ने तेजेश्वर का फोन का कॉल डिटेल्स निकाली, मगर पुलिस वालों को इसमें कोई भी संदिग्ध नहीं मिलता है। मतलब कि वो लोग कॉल करके लोकेशन पता नहीं किए होंगे कि तुम कहां पर हो, वह लोग जीपीएस ट्रैकर की मदद से ही पता कर लिए होंगे। पुलिस के सामने यह केस पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि इस केस को बड़े ही प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। इधर पुलिस वालों ने जब ऐश्वर्या का कॉल का डिटेल्स निकाला
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी से लेकर तेजेश्वर के गायब होने तक ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर 2000 से भी ज्यादा बार कॉल की थी। कई बार तो उसने 1 घंटे से ज्यादा देर तक बातें की थीं। और उसने अपने पति तेजेश्वर के पास मात्र 150 बार ही कॉल की थी। कहां 2000 कॉल और कहां 150। ससुराल के लोगों ने ऐश्वर्या को बोला भी कि तुम फोन पर किसे बातें करती रहती हो। ऐश्वर्या बोलती कि मैं अपनी मां से, अपनी सहेलियों से ही बात करती हूं। फिर यह लोग सोचते हैं कि शायद नई नई शादी हुई है, इसे अपने घर वालों की याद आ रही होगी। अब इसी फोन इस्तेमाल को लेकर तेजेश्वर और ऐश्वर्या के बीच बहस भी हो चुकी थी कि तुम अपने पति से ज्यादा अपने फोन में ज्यादा टाइम देती हो, उसमें ही डूबी रहती हो। शादी होने के बाद भी ऐश्वर्या अपने पति से दूरी बनाकर रहती थी। अब 23 जून को पुलिस ऐश्वर्या को उठाती है और अपने तरीके से इससे पूछताछ करनी शुरू करती है। ऐश्वर्या की जुबान से जब पुलिस वालों को सच्चाई मालूम पड़ती है तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था इसकी बातों पर। इसके बाद पुलिस वाले अपनी एक टीम कुरनूल भेजी और ऐश्वर्या की मां सुजाता को भी वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया। अब सुजाता का कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि मां बेटी एक ही नंबर पर काफी ज्यादा बार बातें की थी। वो फोन नंबर था NBFC ब्रांच का मैनेजर थिरुमल राव का, वही फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफिस जहां पर सुजाता झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। लेकिन एक झाड़ू पोछा लगाने वाली का कनेक्शन एक मैनेजर से क्या हो सकता है। 35 साल का थिरुमल राव कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट था और NBFC ब्रांच का मैनेजर था। इसकी 2019 में ही शादी हो चुकी थी। थिरुमल के पिताजी तिरुपटेया आंध्र प्रदेश में रिटायर एक पुलिस कांस्टेबल थे। 2019 से लेकर 2025 तक थिरुमल के शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे, लेकिन इनकी एक भी संतान नहीं थी। इस वजह से थिरुमल को अब अपनी वाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐश्वर्या की मां जब ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाती थी तो उस समय थिरुमल उससे मिलता था, बातचीत होती और धीरे धीरे करके दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गए। दोनों लंबी लंबी बातें करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। थिरुमल के पास एक दिन कुरनूल के कृष्णा नगर निवासी कुमार नागेश नामक एक व्यक्ति आया। इसे कुछ पैसों की जरूरत थी। थिरुमल को इसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम था कि यह अपराधी टाइप शख्स है, इसे लोन आसानी से मिल नहीं सकता। लेकिन थिरुमल ने इन्हें विश्वास दिलाया कि तुम्हें मैं आसानी से लोन दिलवा दूंगा, तुम्हें जितने लाख की लोन चाहिए मैं उतने लाख दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और काम करने के बदले में भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। ऐसे में नागेश मान जाता है। फिर नागेश ने अपने साथी परशुराम, जो एक ऑटो चलाने का काम करता था, उसे तैयार किया। इसके बाद राजेश उर्फ राजू को भी तैयार किया, जो थिरुमल का ड्राइवर था। अब थिरुमल ने ऑनलाइन GPS ट्रैकर डिवाइस मंगवाया और ऐश्वर्या को दिया। बोला, तुम इसे तेजेश्वर की बाइक में लगा देना, इससे हम उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते हैं, कहां जा रहा है, वो कहां से आ रहा है। फिर थिरुमल ने नागेश को तेजेश्वर के पास भेजा, जाओ उससे जान पहचान बढ़ाओ। ये लोग परशुराम और राजू तेजेश्वर से पहले जान पहचान बढ़ाते हैं। मिलकर बोले, हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, उसका मापन करना है, तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। चूंकि तेजेश्वर का काम ही जमीन मापने का था, वह मान गया। यहां पर बात होती है 17 जून की कि उसी दिन आकर हम तुम्हारी जमीन को देख लेंगे। इसी दिन दोपहर के बाद किराए पर एक गाड़ी लेकर परशुराम, नागेश और राजू GPS ट्रैकर को फॉलो करते हुए तेजेश्वर के पास पहुंचे। तेजेश्वर से बात करके उसे अपनी कार में बैठाया। जब यह लोग इरावली गढ़वाल के बीच वीरपुरम नामक जगह पर पहुंचे तो यहां गाड़ी रोक दी और पीछे से पहले परशुराम ने तेज धार वाला हथियार निकालकर तेजेश्वर पर हमला बोल दिया। फिर राजू और नागेश ने भी हमला किया। इस घटना का अंजाम देने के बाद यह लोग पहले थिरुमल को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं। थिरुमल के देखने के बाद वह ऐश्वर्या के पास कॉल करके इस खुशखबरी के बारे में बताता है। इसके बाद थिरुमल इन लोगों को बोलता है कि तुम कुरनूल के पंचलिंगा के पास पहुंचो और हाईवे से वापस मत आना, नहीं तो CCTV में रिकॉर्ड हो जाएगा। कच्चे रास्तों से आना। रास्तों के दौरान बिचूपली ब्रिज से तेजेश्वर का मोबाइल फोन, बैग, बाकी सारे सामान सब कुछ कृष्णा नदी में फेंकते हैं। इसके बाद थिरुमल राव इनसे मिलकर तेजेश्वर की पहचान की। इसके बाद तीनों साथियों को नए कपड़े देकर चेंज करने के लिए बोला। साथ ही 1 लाख पैसे भी दिया। बोला बाकी पैसे 20 जून को मिलेगा। पहले ये लोग तेजेश्वर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रियल एस्टेट वाले इलाके में दफन करने के लिए डिसाइड किए, ताकि बाद में उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाए। लेकिन उस जगह पर लोगों की आवाजाही चल रही थी, इस वजह से इन्हें यह प्लान कैंसिल करना पड़ा। फिर इन्होंने पंयम इलाके में नहर के पास झाड़ी में फेंक दिया। वहीं एक तरफ ऐश्वर्या की मां सुजाता और थिरुमल के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। किसी वजह से सुजाता काम पर नहीं जाती तो उसकी जगह ऐश्वर्या चल जाया करती थी, जिस वजह से इसकी भी मुलाकात थिरुमल से हुई और धीरे धीरे इसका भी अफेयर थिरुमल के साथ चलने लगा। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो
एक ही आदमी से माँ और बेटी दोनों का अफेयर चल रहा था। सुजाता से तो थिरुमल का अफेयर काफी समय से चल रहा था, मगर ऐश्वर्या के साथ बाद में शुरू हुआ। शुरू में माँ बेटी को एक दूसरे के रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर धीरे धीरे दोनों को सच्चाई का पता चल गया। हम दोनों एक ही आदमी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी दोनों का प्रेम संबंध थिरुमल के साथ बना रहा। अब सुजाता ये नहीं चाहती थी कि माँ बेटी एक ही आदमी के साथ जुड़ी रहें। वह सोचने लगी, जल्दी से ऐश्वर्या की शादी करके उसे विदा कर दूंगी। और इधर थिरुमल का प्लान कुछ और ही था। वह ऐश्वर्या से शादी करके बच्चों का सुख पाना चाहता था। अब जैसे जैसे समय बीता, सुजाता के ऊपर लोग दबाव बनाने लगे। बेटी शादी की लायक हो गई है, उसके लिए लड़का देखो और उसकी शादी कर दो, क्योंकि अभी तक इन माँ बेटी के प्रेम संबंध के बारे में किसी को मालूम नहीं था। सुजाता ने सोचा, यह तो बहुत बढ़िया अवसर है। मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी तो आसानी से मैं अपने प्रेमी से मिल सकती हूँ। लेकिन ऐश्वर्या अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं थिरुमल भी ऐश्वर्या से शादी करना चाहता था। थिरुमल सुजाता को समझाता है, तुम अपनी बेटी के ऊपर शादी का दबाव मत डालो। सुजाता थिरुमल की बातें मान लेती है, लेकिन समाज के लोगों का दबाव था, बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी। थिरुमल अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, हमारे एक भी संतान नहीं है, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। दोनों पत्नियों को मैं खुश रखूंगा। लेकिन थिरुमल की पत्नी इसे शादी करने की परमिशन नहीं देती। अब थिरुमल अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन समाज के लोगों को जब यह मालूम पड़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा। इसके बाद थिरुमल ऐश्वर्या को बोला कि तुम अपनी शादी कर लो, आगे क्या करेंगे बाद में देखेंगे। ऐश्वर्या शादी के लिए मान गई और सगाई भी हो गई। पहली डेट फिक्स हुई फरवरी में, लेकिन वो ऐश्वर्या की वजह से टल गई। फिर शादी का डेट रखा जाता है 18 मई की। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे, वैसे ही ऐश्वर्या का टेंशन बढ़ते ही जा रहा था कि मैं अब अपने प्रेमी से दूर हो जाऊंगी। इसी वजह से ऐश्वर्या शादी के 5 दिन पहले, मतलब कि 13 मई को घर से भाग गई। ऐश्वर्या सीधा थिरुमल के पास गई। थिरुमल ऐश्वर्या को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसे मनाने की बहुत कोशिश की कि मुझे ऐश्वर्या से शादी करने दो, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार दूंगा, कोई कमी नहीं करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी तभी नहीं मानती है। इस वजह से ऐश्वर्या को वापस अपने घर आना पड़ता है। ऐश्वर्या ने अपने घर वालों और तेजेश्वर को झूठ बोली थी कि मैं दहेज की वजह से परेशान होकर अपने दोस्त के घर गई थी। ऐश्वर्या दिन रात थिरुमल के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल पर रहती, ताकि ऐश्वर्या को एहसास ना हो कि यह थिरुमल से दूर आ गई है। शादी के दिन भी ऐश्वर्या वीडियो कॉल पर कई घंटों तक उसे बात की। ससुराल में ऐश्वर्या जब ज्यादा फोन इस्तेमाल करने लगी तो तेजेश्वर ने इसे डांट लगाया कि तुम मुझसे ज्यादा फोन पर टाइम देती हो। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर ऐश्वर्या ने अपने पति तेजेश्वर को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोची। इधर थिरुमल भी यही सोच रहा था, अगर वो रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों खुलकर एक दूसरे से मिल सकते हैं। बोनस में उसकी प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिल जाएगी। कोई भी रिश्तेदार तुम्हें दोबारा शादी करने पर दबाव नहीं डालेगा। दोनों शादी के पहले से ही इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब बीच में पति रोक टोक करने लगा तो दोनों ने डिसाइड कर लिया, हमें इसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। शुरू में दोनों थोड़ा घबराते हैं, कैसे, क्या करेंगे, इस घटना का अंजाम कैसे देंगे। लेकिन इसी बीच सोनम राजा रघुवंशी वाली घटना हो जाती है। इस केस को देखने के बाद दोनों को मोटिवेशन मिला। ये लोग केस के ऊपर बहुत ही गहराई से ध्यान दिए हुए थे कि जो गलती सोनम कर बैठी उस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। फिर वो सारी वाकया होती है जो शुरू हुआ नागेश के ऑफिस में होने के बाद, जब नागेश को लोन चाहिए था। पहले तो प्लान था कि ऐश्वर्या तेजेश्वर के साथ अपने मायके यहाँ आएगी, रास्ते के बीच में ही तेजेश्वर का गेम बजा देंगे और फिर हम दोनों गायब हो जाएंगे। जिस तरह से सोनम राजा रघुवंशी केस में दोनों गायब हुए थे, यहाँ ऐश्वर्या अपने प्रेमी के साथ लद्दाख या तो अंडमान जाने के बारे में सोच रही थी। प्लान बना कि कांड करके जाएंगे, वहां कुछ साल गुजारने के बाद हम दोनों विदेश चले जाएंगे। थिरुमल अपने कंपनी से 20 लाख रुपए लोन लेता है, इसमें से 2 लाख सुपारी देने वालों को दिया। लद्दाख का टिकट भी बुक किया, लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं होता है। शादी के बाद महीने भर के अंदर में ही 4-5 बार कोशिश की गई, मगर हर बार फेल रही। इसके बाद ऐश्वर्या ने थिरुमल को बोला कि चाहे जो हो जाए तुम जल्दी से इस घटना का अंजाम दो। सोनम राजा रघुवंशी केस को देखने के बाद दोनों को मोटिवेशन मिला। ये लोग सोनम राजा केस पर बहुत ही गहराई से ध्यान दिए हुए थे कि जो गलती सोनम कर बैठी उस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। फिर वो सारी वाकया होती है जो शुरू हुआ नागेश के ऑफिस में होने के बाद, जब नागेश को लोन चाहिए था। पहले तो प्लान था कि ऐश्वर्या तेजेश्वर के साथ अपने मायके यहाँ आएगी, रास्ते के बीच में ही तेजेश्वर का गेम बजा देंगे और फिर हम दोनों गायब हो जाएंगे। जिस तरह से सोनम राजा केस में दोनों गायब हुए थे,
यहाँ ऐश्वर्या अपने प्रेमी के साथ लद्दाख या तो अंडमान जाने के बारे में सोच रही थी। प्लान बना कि हम लद्दाख जाएंगे, वहां कुछ साल गुजारने के बाद हम दोनों विदेश चले जाएंगे। थिरुमल अपने कंपनी से 20 लाख रुपए लोन लेता है, इसमें से 2 लाख सुपारी देने वालों को दिया। लद्दाख का टिकट भी बुक किया, लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं होता है। शादी के बाद महीने भर के अंदर में ही 4-5 बार कोशिश की गई, मगर हर बार फेल रही। इसके बाद ऐश्वर्या ने थिरुमल को बोला कि चाहे जो हो जाए तुम जल्दी से इस घटना का अंजाम दो, मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकती। 17 जून को यह सारी घटनाएं हुई और 24 जून तक पुलिस चेकपोस्ट पुलूर से नागेश, परशुराम और राजू को पकड़ लिया गया। तीनों एक कार से भाग रहे थे। थिरुमल राव को शमशाबाद एयरपोर्ट से पकड़ा गया। साथ ही एक मोहन नाम के राजमिस्त्री को भी गिरफ्तार किया गया, जो तेजेश्वर की गतिविधियों के बारे में थिरुमल राव को बता रहा था, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। एक तरह से यह राजमिस्त्री भी इस क्राइम में शामिल था। थिरुमल के पिताजी, जो एक रिटायर्ड कांस्टेबल थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। वह अपने बेटे को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। थिरुमल की पत्नी को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ के लिए। इस क्राइम में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इन लोगों के पास से 2 हथियार, 1 चाकू, 10 मोबाइल फोन, 1,20,000 रुपये कैश और जीपीएस ट्रैकर मिला, जो तेजेश्वर की बाइक में लगा हुआ था। उस कार को भी सीज कर लिया गया। ऐश्वर्या के पिताजी के बारे में बात करें तो काफी समय पहले ही सुजाता के पति नींद में ही स्वर्गवास हो गए थे और कुछ महीने पहले ही उनके भाई की जमीन पर फिसलकर मौत हो गई थी। इसके बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब मां बेटी का रहस्य अब गांव वालों के सामने आया तो गांव में यह चर्चाएं होने लगीं कि कहीं मां और बेटी दोनों मिलकर अपने पति और बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं किया था। एक रिश्तेदार ने यहां तक क्लेम किया है कि मेरे भैया मतलब कि सुजाता के पति को जहरीला पदार्थ दिया गया होगा और बेटे को धक्का देकर सफाया किया होगा, क्योंकि उस घटना के वक्त वहां बेटी के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। शायद इन्हें थिरुमल के रिश्ते के बारे में मालूम पड़ गया हो और इनका विरोध कर रहे हो। ऐश्वर्या और थिरुमल दोनों सोनम राजा रघुवंशी केस से इंस्पिरेशन लिया था। ये दोनों स्वीकार करते हैं कि उसी के बाद हमारे अंदर से डर खत्म हो गया और हमने सारे प्लानिंग की और इस वाकया का अंजाम दिया। घटना के बाद थिरुमल 20 जून को सुपारी लेने वाले को पैसे दे देता है। उस समय ऐश्वर्या ससुराल में थी, पति गायक था तो वह घर से भी नहीं निकल सकती थी, अपने मायके नहीं आ सकती थी। थिरुमल उसका आने का इंतजार ही कर रहा था, कब हम लद्दाख के लिए निकले, मगर ऐसा हो नहीं पाता। पुलिस सुजाता और ऐश्वर्या को तब तक अरेस्ट कर लेती है। सुजाता भी इस कांड में शामिल थी। जब थिरुमल को मालूम पड़ा कि दोनों पकड़े गए तो थिरुमल भागता है, लेकिन यह एयरपोर्ट से पकड़ा गया। अब 27 जून को पुलिस इस केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस केस की सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी। मीडिया में यह भी बात आई कि इस केस के लिए कोर्ट में एक स्पेशल हियरिंग होगी और 6 महीने साल भर के अंदर ही इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो यह थी हम लोगों के सामने एक ऐसी घटना जहां मां और बेटी एक ही आदमी से प्रेम करते थे। फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की इस केस पर राय जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या राय है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जरूर भेजिएगा, ताकि वह लोग भी ऐसी घटना से वाकिफ हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।